नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम क्लास 10th के लिए चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हम सालासर बालाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय लांबिया की तरफ से यूट्यूब पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं और उनका पहला पार्ट लेते हैं, पहला यूनिट लेते हैं, जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। देखिए, भोजन पोषण का आधार है। भोजन की शरीर की जो क्रिया होती है उनके लिए भोजन बहुत ज़रूरी है, लेकिन भोजन के साथ साथ मानव का जो स्वास्थ्य है उनको भी कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मानव स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो पाएगा तो हमारा जो किया हुआ भोजन हमारे लिए उपयोगी नहीं हो पाएगा। तो हमें सबसे पहले पोषण करना बहुत ज़रूरी है। पोषण, क्योंकि पोषण जीवन का आधार है। पोषण जीवन का आधार है तथा जीव वातावरण से पोषण लेता है। तो पोषण जीवन का आधार है और जीव वातावरण से पोषण लेता है। जो पोषण हमें मिलता है वो पूरा वातावरण के अंदर समाहित रहता है और वातावरण की वजह से हमारे को पोषण मिलता है। और हमारे जो श्वसन की जो क्रिया है, पाचन की जो क्रिया है, उत्सर्जन की जो क्रिया है, पोषण की जो क्रिया है, सभी प्रकार की क्रियाएं सुचारू रूप से शरीर के अंदर चलती हैं। अब बात आती है कि ये जो पोषण है इनकी आवश्यकता क्यों है, इनकी आवश्यकता क्यों होती है, इनकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि संतुलित आहार भोजन को उपयुक्त बनाता है, जिससे शरीर की सभी क्रिया अच्छी तरह से चल सके। संतुलित जो भोजन होगा तो ये भोजन हमारे शरीर संतुलित आहार जो भोजन होता है उनको उपयुक्त बनाता है। अगर भोजन हमारा उपयुक्त होगा जिससे शरीर की सभी जो क्रियाएं होगी वो हमारी सुचारू रूप से चल पाएगी। तो एक शब्द आता है संतुलित भोजन। तो हम देखते हैं कि संतुलित भोजन क्या होता है, असंतुलित भोजन क्या होता है। आगे का आपका टॉपिक है संतुलित व असंतुलित भोजन। संतुलित व असंतुलित भोजन। तो देखते हैं, पहला पढ़ते हैं संतुलित भोजन। संतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन किसे कहेंगे? मतलब पूरी तरह से संतुलित होना चाहिए। ऐसा भोजन होना चाहिए जिसमें भोजन के सभी अवयव उपस्थित हो जो शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हो। इस तरह से ऐसा भोजन जो शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हो तथा जिसमें सभी पोषक उपस्थित हो।
उसे संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन कहते हैं। तो संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या होगा? ऐसा भोजन जो शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करता है तथा जिसमें सभी आवश्यक उपस्थित हो, सभी पोषक। जैसे संतुलित भोजन के अंदर सभी प्रकार के पोषक हो जाएंगे, जैसे दूध है, मांस है, अंडा है, हरी सब्जियां हैं, गाजर, मूली, शकरकंद। तो इस तरह से सभी प्रकार के जो पोषक तत्व आ जाएंगे जो शरीर के अंदर संतुलित होते हो और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, तो उन्हें कहेंगे संतुलित भोजन। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन तो किसे कहेंगे असंतुलित भोजन? ऐसा भोजन जिनमें कुछ पोषक तत्व अनुपस्थित हो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं और हम रेगुलर मान लीजिए ऐसा भोजन खा रहे हैं जिसके अंदर हमारे कुछ पोषक तत्वों की कमी है, तो ऐसा जो भोजन होगा वो असंतुलित भोजन कहलाएगा। ऐसा भोजन जिनमें कुछ पोषक तत्वों की अनुपस्थिति हो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। अब मान लीजिए लंबे समय तक आपको संतुलित भोजन नहीं मिल रहा है और आपको संतुलित भोजन की कमी हो रही है, असंतुलित भोजन मिल रहा है, तो उनसे आपको क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा। कुपोषण, और आप कुपोषण का शिकार हो जाओगे। तो इसमें देखिए, लंबे समय तक शरीर को पोषक तत्वों की कमी से शरीर लंबे समय तक शरीर को पोषक तत्वों की कमी से शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है। उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण कहते हैं। मान लीजिए हम लोग लंबे समय तक कोई पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हमारा शरीर कुपोषित हो जाएगा और कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो आगे देखिए, कुपोषण के प्रकार। कुपोषण के प्रकार। कुपोषण कितने प्रकार के होंगे? सबसे पहले विटामिन कुपोषण, जो विटामिनों की वजह से होगा। दूसरा है प्रोटीन कुपोषण, जो प्रोटीनों की वजह से होगा। और तीसरा है खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण, जो खनिज की वजह से होगा। विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं विटामिन कुपोषण। शुरुआत करते हैं। नंबर 1, विटामिन कुपोषण। तो विटामिन कुपोषण के अंदर कौन कौन से कुपोषण होंगे? कुपोषण, एक टेबल बनाएंगे और इसमें लिखेंगे क्रम संख्या
यहाँ लिखेंगे विटामिन और यहाँ लिखेंगे रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और यहाँ लिखेंगे उनके लक्षण। इस तरह से तो सबसे पहले लिखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, इसे रतौंधी हो जाता है, रतौंधी। और इसकी कमी से जो उनका लक्षण है वो या तो ज़्यादा प्रकाश पर तेज प्रकाश या रात को दिखाई नहीं देना, दिखाई नहीं देना। नाइट ब्लाइंडनेस एक तरह से कह सकते हैं, रातिंदा होता है उस तरह से। दूसरा है आपका विटामिन थायमीन, जिसको B12 भी कहते हैं। इनसे बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी। बेरी बेरी का मतलब समझते हो? भूख कम लगती है, हृदय धड़कन तेज, हृदय धड़कन तेज हो जाती है, तथा मांसपेशियां कमजोर, पेशियां कमजोर। इस तरह से ये हो जाता है। आगे देखिए तीसरे नंबर पर अगला जो रोग हो जाता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन ये B2 से होता है, इसको B2 भी बोलते हैं। इससे राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस ये इनका रोग है। और इनके जो लक्षण होते हैं, होठ की त्वचा का फटना, होठ की त्वचा का फटना, और वह स्मृति के अंदर कमी आ जाती है। इस तरह से स्मृति में कमी, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला जो रोग आएगा आपका नियासिन। अगला जो रोग हो जाता है वो होता है नियासिन। नियासिन जिसको B3 भी कहते हैं। और इनसे आपको पता है पेलेग्रा हो जाता है, पेलेग्रा। और पेलेग्रा के जो लक्षण होते हैं वो है जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना, जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना। अगला जो आपका रोग आता है वो है एस्कोर्बिक। एस्कोर्बिक जिसको आप विटामिन C भी कह सकते हैं, अम्ल, जिससे आपको स्कर्वी होता है, मसूड़ों के अंदर खून आता है, मसूड़ों से खून आना। इस तरह से अगला है आपका 6 कैल्सीफेरोल, जो विटामिन D होता है। कैल्सीफेरोल विटामिन D, और विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स, जिससे हड्डियाँ, जो मांसपेशियाँ होती है घुटने पास पास आ जाते हैं, हड्डियाँ कमजोर,
कमजोर हो जाते हैं। पैरों की जो हड्डियाँ हैं घुटने मुड़ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं और जो हड्डियाँ होती है वो कमजोर हो जाती है। इस तरह से तो इस तरह से ये जो विटामिन कुपोषण से संबंधित जो रोग होते हैं, विटामिन और उनके लक्षण और उनके क्या रोग होते हैं उनके बारे में आपको बताया। आगे बढ़ते हैं प्रोटीन कुपोषण। अगला जो पॉइंट आ रहा है आपका प्रोटीन कुपोषण। नंबर 2 प्रोटीन कुपोषण। ये जो रोग होते हैं ये प्रोटीन की वजह से होते हैं। तो प्रोटीन कुपोषण के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं? 2 प्रकार के रोग होते हैं प्रोटीन कुपोषण के अंदर। पहला होता है क्वासीओरकर, और दूसरा होता है मेरेस्मस। अब इसके अंदर जो ये रोग होता है तो इनका जो लक्षण क्या देखिए, बच्चे का पेट फूल जाता है, तथा जैसे ही बच्चे का पेट फूल जाएगा उसके बाद में भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इस तरह से क्वासीओरकर से बच्चे का पेट फूल जाता है तथा भूख कम लगती है और बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। विशेषकर ये गर्भकाल के समय ये रोग होते हैं प्रोटीन कुपोषण। जब माता के गर्भकाल में होते हैं तो माता के द्वारा पूरा आहार संतुलित भोजन नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से ये रोग हो जाते हैं। अगला है मेरेस्मस। में इसमें क्या होता है आपके, इसमें पोषण के साथ ऊर्जा की कमी से यह रोग होता है। अब पोषण के साथ में ऊर्जा की कमी होगी, जैसे आंख के अंदर दंश जाती है, आंखें कांतिहीन हो जाती है और शरीर इनका दुबला पतला हो जाता है। तो इस तरह से ये जो रोग हो जाता है वो मेरेस्मस की वजह से होता है। ये होते हैं प्रोटीन कुपोषण। अब आता है खनिज कुपोषण। तो देखते हैं खनिज कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं। तीसरा आता है खनिज कुपोषण। अब खनिज कुपोषण में देखिए जी कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के 20 प्रकार के खनिज होते हैं। जैसे कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो विटामिन, पानी, वायु, इस तरह से इस खनिजों से शरीर को पोषण मिलता है तथा इनकी कमी से कुपोषण हो जाता है। अब जैसे
जैसे हम देख लीजिए, आयरन से लौह की मात्रा रक्त में होती है तथा आयोडीन की कमी से गलगन रोग हो जाता है, तथा आयोडीन की कमी से गलगन इनकी गेंगा रोग हो जाता है, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण थायराइड ग्रंथि से होता है। तो आयोडीन की जो कमी होती है तो हमारा जो गला होता है वो गला सूख के बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों की कमी से कुछ न कुछ रोग हमारे शरीर को हो जाता है। इस तरह से तो विटामिन कुपोषण, खनिज कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण, इस तरह से ये हमारे कुपोषण की वजह से इस तरह के रोग हो जाते हैं। आगे बढ़ेगा अगला। तो इस तरह से भोजन संबंधी कार्य जो था अपने टॉपिक का जो पूरा हुआ। अब आता है मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ। मानव स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य के अंदर हम सबसे पहले अगर हमारा जो मानव का स्वास्थ्य है बताया गया है कि पहला सुख निरोगी काया। इस तरह से पहला सुख होगा वो हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारा शरीर मानव स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हमारी सभी प्रकार की जो क्रियाएँ दिनचर्याएँ वो अव्यवस्थित हो जाएगी और हम पूरी तरह से सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से सबसे पहले जो हम पानी पीते हैं, पानी के पीने योग्य पानी का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो पीने योग्य जो पानी होता है उनके अच्छे पानी के अच्छे लक्षण होने चाहिए। तो देखिए, शुद्ध पानी के गुण, शुद्ध पानी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए ताकि वो पानी हमारे पीने योग्य हो। इसमें नंबर 1 देखिए, जल शुद्ध हो, जल बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। सूक्ष्म जीव उसमें नहीं होने चाहिए, सूक्ष्म जीव नहीं हो। आंखों से दिखने वाले, आंखों से दिखने वाले वनस्पति नहीं होनी चाहिए, ना हो। कचरा ना हो, कंकड़ पत्थर ना हो, घुला हुआ नहीं होना चाहिए, गुलित अवस्था में न हो। इस तरह से तो आपका जो शुद्ध पानी होना चाहिए और पानी को उबाल कर पीना चाहिए। तो इस तरह से जल शुद्ध होना चाहिए, सूक्ष्म जीव उसके अंदर नहीं होने चाहिए, आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति भी नहीं होनी चाहिए, कंकर पत्थर नहीं होने चाहिए, घुला हुआ नहीं होना चाहिए। घुलित अवस्था में ऐसे नहीं मिश्रित किया हुआ उसमें सभी चीज़ें अगर डाली हुई है और फिर पानी पी रहे हैं तो इस तरह से पानी नहीं होना चाहिए। तो शुद्ध पानी के शुद्ध गुण अच्छे लक्षण होने चाहिए। और अगर वह पानी दूषित हो जाए, अगर पानी मान लीजिए गंदा हो जाए तो उनके क्या लक्षण होते हैं तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल से क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे? दूषित जल के दुष्प्रभाव कौन कौन से दुष्प्रभाव पड़ते हैं? वायरल संक्रमण हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। जैसे हम लोग गंदा पानी पिएंगे
तो हमारा वायरल क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। हेजापीलिया, हेजापीलिया जैसी बीमारियां हो जाएगी, और हम लोग कई प्रकार के रोगों के शिकार हो जाएंगे। कई रोगों के शिकार हो जाएंगे इस तरह से। तो दूसरी जल्दी दुष्प्रभाव वायरल संक्रमण हो जाता है, हेजापीलिया जैसी बीमारी हो जाती है, कई रोगों के शिकार हो जाएंगे। हमारे एक समय, जो पुराने समय की बात है, कि जो हमारे लोग होते थे वो तालाब का पानी पीते थे, तो वो पानी क्या होता था, उसके अंदर मवेशी वगैरह जो लघुशंका कर देते थे, जिनकी वजह से हमारे राजस्थान के अंदर एक रोग हुआ करता था जिसका नाम है बाला या नारू। एक समय यह रोग राजस्थान के अंदर गंभीर समस्या थी, जिसकी वजह से लोग इनका शिकार हो जाते थे। इनका जो रोगजनक होता है, इसका जो कर्मी होता है, जिसकी वजह से ये रोग होता है, वो है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ये कर्मी होता था। ये क्या करता था, जो अपने अंडे होते थे वो अंडे पानी के अंदर देता था। अब वो जैसे पानी के अंदर देता था, तो इस पानी के माध्यम से जो वो लार्वा होता था, वो लार्वा उसके परपोषी यानी कि मनुष्य के शरीर के अंदर पहुंच जाता था। फिर वो लार्वे के अंदर जिसे रोग शुरू हो जाता था, फिर ये त्वचा के अंदर, मान लीजिए जो सफ़ेद धागा होता है, उस धागा की तरफ से पूरे पैर के अंदर या पूरे हाथ के अंदर वो पूरा रोग हो जाता था। फिर उनको क्या करते थे, उस समय कोई इलाज था नहीं, तो धीरे धीरे उनको क्या करते थे, लकड़ी के ऊपर उसके धीरे धीरे उनको लपेटा जाता था, और ऐसा करते करते उसमें कम से कम 1 महीना लग जाता था। तो इस तरह से वो तैयार होता था। लेकिन 2000 के बाद में एक कार्यक्रम चलाया गया, नारू उन्मूलन कार्यक्रम 2000 के बाद इनका एक भी रोगी नहीं मिला। 2000 के बाद में इनका जो कार्यक्रम चलाया गया, इसके बाद में इनका एक भी रोगी नहीं मिला। इससे पहले इनसे कई प्रकार के रोगी मिलते थे और ये ज़्यादा रोग होता था। इसके बाद में, पानी के बाद में अगला आता है मानव स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं हम लोग, मोटापा। दूसरा जो आता है मोटापा, जिसको हम तो कह सकते हैं अनावश्यक चर्बी। अनावश्यक चर्बी की वजह से हमारे शरीर के अंदर मोटापा आ जाता है, जिसकी वजह से जो कई रोगों से जुड़ा हुआ है। जैसे हृदय रोग हो जाता है, श्वसन संबंधी समस्या आती है, श्वसन रोग हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर के अनावश्यक चर्बी आ जाती है मोटापे के कारण, और जो कई प्रकार के रोगों से जुड़ा हुआ है। हृदय रोग हो सकता है, श्वसन रोग हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है,
और मधुमेह जैसे रोग हो जाते हैं इसकी वजह से। अब इनका जो कारण क्या है भाई, इस रोगों के क्या कारण है जिनकी वजह से ये रोग होते हैं, तो हम लोग इनका कारण जानने की कोशिश करते हैं। कारण के अंदर आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले चर्बी युक्त भोजन करते हो। भोजन करना, चर्बी युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। वसा युक्त पदार्थ नहीं खाने चाहिए। पदार्थ खाना, कृत्रिम भोजन करना, भोजन करना, कृत्रिम भोजन भी आप करते हो तो शारीरिक क्रिया नहीं करना, शारीरिक क्रिया नहीं करना। इस तरह से चर्बी युक्त भोजन करना, वसा युक्त पदार्थ खाना, कृत्रिम भोजन करना, शारीरिक क्रिया नहीं करना। इसलिए आपको कहते हैं भाई ज़्यादा कुरकुरा वगैरह और जो तेल में तली हुई चीज़ें होती है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब एक्चुअली मोटापा होता क्या है, तो सवाल यह बनता है मोटापा क्या है। मोटापा क्या है, मोटापा होता क्या है, तो इसका मतलब होता है शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक, जिसको BMI कहते हैं। BMI बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक यानी कि BMI बॉडी मास इंडेक्स। और बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, जब शरीर 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में शरीर का भार व लंबाई का अनुपात हो तो मोटापा पूर्व स्थिति तथा यह 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो तो मोटापे का कारण होता है। जो मान लीजिए बॉडी मास इंडेक्स, शरीर का जो भार होता है और लंबाई का जो अनुपात होता है वो 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो, जब तो मोटापा पूर्व स्थिति, ज़्यादा मोटापा नहीं होगा। और जब ये 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से हो तो समझ लीजिए ये मोटापे का कारण है। इस तरह से, तो इसी वजह से मोटापा होता है और ये मोटापे का कारण है। तो हमें नियमित क्रिया करनी चाहिए, योग वगैरह करने चाहिए, जिससे हमारा को मोटापा नहीं होंगे। और जो तेलीय पदार्थ है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। अगला आता है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। तीसरा है रक्तचाप। अब देखिए, मान लीजिए अगर रक्तचाप हो गया, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया, तो इनके क्या करना है, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए
दाब को रक्त दाब, डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं। जैसे मान लीजिए हृदय से धमनियों की और हमारे शरीर का रक्त जाता है तो हमारी जो धमनियों है उनकी दीवारों पर जोर से दाब डालता है और उस डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं। अब इसको किस किस तरह से नापते हैं, नोट में लिखेंगे। इसको सिस्टोलिक तथा डायस्टो, इसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता क्या है, इनको अभिव्यक्त करते हैं तो देखिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ये जो होता है 120/80 जो आपका तापमापी होता है उसके अंदर 120 से लेकर 80 तक जब इनके अंदर जो पारा होता है 120 से 80 तक आता है तो उसके अंदर एक डब 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 की आवाज़ आती है। तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ से हमारी जो रक्तचाप चाप है वो सामान्य अवस्था के अंदर है और ये 120 से 80 तक को होता है। 120 मान लीजिए ऊपर की संख्या और जो 120 तो ऊपर की संख्या और 80 है ये जो नीचे की संख्या होती है, नीचे की संख्या। ऊपर वाली संख्या से रक्तचाप प्रेशर बढ़ता है, जिसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा तो स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, तनाव होता है, इस तरह से विभिन्न प्रकार का आपको प्रेशर होने लग जाता है और क्रोध भी आता है। अब जैसे जैसे रक्तचाप नीचे आता है तो दुबले पतले हो जाते हैं शरीर। अब आज शरीर के अंदर जो शरीर का रक्त है वो हमें पूरी तरह से दिखाई देता है, इस तरह से ये हो जाता है। आगे बढ़िए। अब ऐसे मरीजों को क्या करना चाहिए, ऐसे मरीजों को व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, सुबह सुबह उठना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए और इसी के साथ साथ मदिरा सेवन भी नहीं करना चाहिए। मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ऐसे लोगों को थोड़ी सी दिनचर्या में परिवर्तन करना चाहिए, कुछ वर्किंग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए। किसी नशे की लत को है तो उनको छोड़ना चाहिए। इस तरह से ये होता है तो हमारा रक्त जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल के अंदर हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका टॉपिक आता है वो है, हालांकि इसके अंदर एक सवाल है कि सबसे पहले जो रक्तचाप था वो किसमें नापा गया। सर्वप्रथम रक्तचाप घोड़ों के अंदर सबसे पहले रक्तचाप था जो वो घोड़ों के अंदर 1733 में मापा गया। सबसे पहले रक्तचाप था वो घोड़ों के अंदर 1733 में नापा गया। इनके वैज्ञानिक थे स्टीफन हेल्स नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने, और 1983 के अंदर कॉपलर ने इनकी परिभाषा दी। कॉपलर ने परिभाषा दी रक्तचाप मापी को स्पाइगोमेनोमीटर भी कहते हैं। स्पाइगनोमेनोमीटर, इसको स्पाइगनोमेनोमीटर भी कहते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले घोड़ों में 1733 में स्टीफन हेल्स ने नापा था और 1983 में कॉपलर ने इनकी परिभाषा दी थी। रक्तचाप मापी को स्पाइगनोमेनोमीटर भी कहते हैं।
इस तरह से आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। अब जो आपका टॉपिक आता है वो है, किताब का लास्ट टॉपिक है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ। अब नशीले पदार्थ के अंदर आप क्या खाते हो? ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं? गुटखा। तो हम लोगों को चाहिए गुटखा नहीं खाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा गुटखा खाएंगे तो हमारा शरीर है ना, वो बिल्कुल शरीर का जो मुँह का जो जबड़ा है वो खराब हो जाएगा। इससे जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है, खुलता नहीं है। ऐसा सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है। मान लीजिए आप रेगुलर गुटखा खा रहे हो और ज़्यादा गुटखा खा रहे हो तो इससे हमारा जो जबड़ा है वो ठीक से खुल नहीं पाएगा और जिसकी वजह होगी, जिनसे एक रोग हो जाएगा सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण जबड़ा हमारा ठीक से खुलेगा नहीं। दांत हमारे जो है शरीर के मुंह के अंदर से गल जाएंगे, इससे हमारे को कैंसर होने की संभावना होती है। तो इस तरह से हम लोगों को गुटखा नहीं खाना चाहिए और गुटखे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। गुटखा के बाद में जो नंबर आता है वो है तंबाकू। तंबाकू, मान लीजिए आपको पता है कि तंबाकू पर स्पष्ट लिखा होता है तंबाकू का पादप निकोटीना टोबेकम, निकोटीना टोबेकम, टोबेकम। ये जो तंबाकू है इनका वैज्ञानिक नाम है निकोटीना टोबेकम। सोलेनेसी फूल है इनका, सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? निकोटीन होता है। निकोटीन पत्तियों से 1 से 8% इसके अंदर निकोटीन होता है। तो इस तरह से तंबाकू की जो वो थैली आती है तंबाकू के जिसके अंदर आता है उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि तंबाकू जानलेवा है, तंबाकू से कैंसर हो जाता है, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे कोई तंबाकू खाता है तो तंबाकू से क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर कैंसर होने की संभावना होती है। उसके अंदर CO पदार्थ होते हैं, कार्बन मोनो, जिसकी वजह से रक्त के अंदर जो हमारे हीमोग्लोबिन है उनकी मात्रा कम हो जाती है। इस तरह से लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो जाती है। इस प्रकार गर्भवती महिलाएं अगर तंबाकू का सेवन करती है तो उसके शरीर के अंदर जो भ्रूण होता है उनको बड़ा नुकसान हो जाता है। शरीर के अंदर मुंह जीभ फट जाती है और मुंह के अंदर कैंसर होने की संभावना रहती है। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। सिगरेट में अगर मान लीजिए पास में बैठा है कोई पी नहीं रहा है तो उनको भी ये रोग हो जाता है। अब एक अनुमान के अनुसार संसार के अंदर 60 लाख लोग तंबाकू की वजह से मर जाते हैं, जिसमें 50 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से तंबाकू के उपयोग से मर जाते हैं और 10 लाख अप्रत्यक्ष रूप के उपयोग से मर जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तंबाकू से दूरी बनाए रखनी चाहिए। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अल्कोहल, मदिरा। मदिरा के जिसको हम सामान्य भाषा में कहेंगे दारू। इसमें नशे का जो कारण है, नशे का कारण एथिल एल्कोहल होता है। एथिल एल्कोहल C2H5OH, जिनकी वजह से ये मदिरा का जब सेवन करते हैं तो हमारे को नशा आता है। अब इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको पता है।
आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी जो दारू पीते हैं। आर्थिक स्थिति कमज़ोर, सबसे पहले यही होगा, आर्थिक स्थिति पर ही प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, मान सम्मान के अंदर, मान सम्मान में कमी हो जाएगी। जो हमारा शरीर है वो असंतुलित हो जाएगा, असंतुलित शरीर। तो इस तरह से जैसे जैसे हम मदिरा सेवन करेंगे उस तरह से, और एक वसीय यकृत रोग हो जाएगा। वसीय यकृत, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पूरी तरह से शरीर को संश्लेषण नहीं होगा तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो इस तरह से मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए। मदिरा सेवन से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है वो है आपका अफीम। अफीम जो होता है ये सबसे घातक होता है। ये पेपेवर सोमनीफेरम, अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। ये कच्चे फल के दूध से प्राप्त किया जाता है। ये जो पेपेवर सोमनीफेरम है ये कच्चे फल के दूध से प्राप्त किया जाता है और इसमें 30 प्रकार के एल्केलॉइड है, 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। हमारे समाज के अंदर मान मनवार के अंदर भी इनकी जो प्रथा है, मान मनोहार में इसकी प्रथा है। इस तरह से कोई मान मनवार के अंदर भी इसको पिलाते हैं। जो माता होती है, माता छोटे बच्चे को भी खिला देती है, बच्चों को भी खिलाती है, जिसे वो क्या करेगा, बच्चा नींद के अंदर सोता रहेगा। तो इस तरह से अफीम हमारे समाज के अंदर ये भी चलता है। तो इस तरह से इस पर भी रोक लगानी चाहिए और इसका भी कम से कम, क्योंकि इसमें 30 प्रकार के विभिन्न प्रकार के जहरीले एल्केलॉइड पाए जाते हैं जो अफीम की लत लगा देते हैं और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक हैं। इस तरह से कुछ नशे ऐसे भी हैं, अन्य नशीले पदार्थ में बहुत अन्य नशीले पदार्थ में भी गांजा है, भांग है, चरस है, ड्रग्स है। आपको पता ही है अभी रिया सुशांत सिंह का केस चल रहा है, वो ड्रग्स के अंदर पकड़ी गई है और बॉलीवुड के तमाम सितारे इनकी चपेट में आए। तो ऐसा लगता है कि जो लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो ज़्यादा बड़ा नशा करते हैं और वो ड्रग्स के शिकार होते हैं, इसलिए वो लंबे समय तक 24 घंटे तक भी किसी भी कार्य को कर सकते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, इसे शारीरिक व मानसिक कमजोरी आती है। तो इस तरह से हम लोगों को इस तरह के नशे नहीं करना चाहिए। अब इस तरह से दवाओं का दुरुपयोग, कितना दवाओं का दुरुपयोग होता है। हमारे देश के अंदर अगर देखा जाए तो भारत के अंदर 42% लोग शराब का सेवन करते हैं। 20% लोग अफीम पीते हैं, 30% लोग हेरोइन पीते हैं तथा
6% लोग गांजा और 18% अन्य नशा करते हैं। नशा करते हैं इस तरह से। दवाओं का दुरुपयोग के अंदर 42% लोग शराब का सेवन करते हैं, 20% लोग अफीम पीते हैं, 30% ये हेरोइन का उपयोग करते हैं और 6% लोग गांजा पीते हैं तथा 18% लोग अन्य नशों का सेवन करते हैं जो उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। अब इस तरह से हम देखा जाए नशे से ही काम नहीं चलता है। हमारे देश के अंदर और जो मिलने वाली सामग्री है, खाद्य सामग्री है, उसके अंदर भी विभिन्न प्रकार की मिलावटें की जा रही हैं। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट के